नमस्कार सभी को, आपका इस चैनल पर स्वागत है। आज हम जानेंगे छायावाद के बारे में। ठीक है जी, तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि जो छायावाद की समय सीमा है वो कब से कब तक मानी गई है। तो जो हमारे पास छायावाद है, छायावाद की समय सीमा मानी गई है 1918 से 1936। तो 1918 से 1936 का जो समय था वो हिंदी साहित्य में छायावाद का समय माना जाता है। अब बात करते हैं कि छायावाद का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है। तो हिंदी साहित्य में छायावाद शब्द का जो प्रथम लिखित प्रयोग किया गया है वो हमारे मुकुटधर पांडे जी ने किया है। ठीक है जी, तो मुकुटधर पांडे ने सबसे पहले छायावाद शब्द का प्रयोग किया था। कब किया था और कहाँ किया था? तो 1920 में जबलपुर से प्रकाशित होती थी एक पत्रिका, श्री शारदा पत्रिका। उसमें जो है मुकुटधर पांडे ने हिंदी में छायावाद शीर्षक से एक लेख लिखा जो कि 4 चरणों में था। वहीं से क्या हो गई, छायावाद की आरंभिक विवेचना हो गई। ठीक है जी, किसने किया है? ये मुकुटधर पांडे जी ने किया है। और मुकुटधर पांडे ने अपने लेख में क्या किया है, छायावाद की 5 विशेषताएं मानी हैं। कौन कौन सी विशेषताएं? जैसे कि व्यक्तिकता हो गई, स्वातंत्र्य चेतना हो गई, रहस्यवादिता, शैलीगत वैशिष्ट्य और अस्पष्टता। ये हमारे मुकुटधर पांडे ने छायावाद की क्या है, 5 विशेषताएं मानी हैं। तो एक आती है हमारे पास छायावाद की प्रथम कविता। वो किसे माना जाता है? कुर्री के प्रति। ये कुर्री के प्रति कविता किसकी है? ये है हमारे मुकुटधर पांडे की। तो सरस्वती पत्रिका में जुलाई 1920 में प्रकाशित हुई थी कुर्री के प्रति पत्रिका। और ये किसकी पत्रिका है? ये है मुकुटधर पांडे की कविता कुर्री के प्रति। और छायावाद की प्रथम कविता भी मानी जाती है। कौन सी? ये कविता जो हमारे मुकुटधर पांडे की कविता है कुर्री के प्रति, इसे छायावाद की प्रथम कविता भी माना जाता है। ठीक है जी, चलिए। रामचंद्र शुक्ल ने मुकुटधर पांडे को छायावाद का प्रवर्तक स्वीकार किया है। ठीक है जी। अब मुकुटधर पांडे लोचन प्रसाद पांडे के छोटे भाई हैं। तो दोनों भाइयों को क्या कहा जाता है? पांडे बंधु भी कहा जाता है। ठीक है जी। और जो हमारे लोचन प्रसाद पांडे हैं, मुकुटधर पांडे के भाई, उन्होंने क्या किया है, सबसे पहले गीति काव्य शब्द का हिंदी में सर्वप्रथम प्रयोग किया है। तो सबसे पहले गीति काव्य शब्द का प्रयोग किसने किया है? वो हमारे लोचन प्रसाद पांडे ने ही किया हुआ है। छायावाद के संबंध में जान लेते हैं कि छायावाद के संबंध में ही सन 1920 में सरस्वती पत्रिका में सुशील कुमार कृत एक संवादात्मक लेख छपा था हिंदी में छायावाद। ये भी यही लेख था, परंतु सरस्वती पत्रिका में छपा था और संवादात्मक लेख था। तो इस संवाद में 4 लोग जैसे सुशीला देवी, हरिकिशोर बाबू, सुमित्रा नंदन पंत और चित्रकार राम नरेश जोशी जी ने क्या लिया था? हिस्सा लिया था। और ये जो संवादात्मक लेख था वो था छायावाद के संबंध में ही। ठीक है जी, चलिए अब हम जान लेते हैं कि छायावाद का प्रवर्तक किस कवि ने जो है किसे माना है। देख लेते हैं सबसे पहले रामचंद्र शुक्ल। हमने ये जान लिया था कि मुकुटधर पांडे को तो इन्होंने छायावाद का प्रवर्तक माना ही माना है, परंतु रामचंद्र शुक्ल जी ने मैथिली शरण गुप्त को भी छायावाद का प्रवर्तक माना है। तो शुक्ल जी ने मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे दोनों को ही क्या माना है? छायावाद का प्रवर्तक माना है। वैसे तो मैथिली शरण गुप्त हमारे द्विवेदी युग के कवि है, परंतु जो छायावाद की जो विशेषताएं हैं वो हमारे मैथिली शरण गुप्त में भी दिखाई देती है। इसीलिए शुक्ल जी ने क्या माना है? इन्हें छायावाद का प्रवर्तक स्वीकार किया है। शुक्ल जी, जिन्हें हम रामचंद्र शुक्ल जी को हम क्या कहते हैं? हिंदी साहित्य का सेंटा क्लॉज भी कहा जाता है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम। सुमित्रा नंदन पंत जी को छायावाद का प्रवर्तक किसने स्वीकार किया है? तो वो किया है हमारे नंद दुलारे बाजपेयी ने। छायावाद का प्रवर्तक किसको माना है? हमारे सुमित्रा नंदन पंत जी को माना है। इसको याद हम इजीली कर सकते हैं। कैसे? देखो, सुमित्रा नंदन पंत में भी क्या आ रहा है? नंद आ रहा है। और नंद दुलारे बाजपेयी में तो आ ही रहा है नंद। तो नंद ने किसको माना है? नंद को ही माना है। तो सुमित्रा नंदन पंत को माना है, नंद दुलारे बाजपेयी ने छायावाद का प्रवर्तक। इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। अब बात करते हैं जयशंकर प्रसाद की। तो जो जयशंकर प्रसाद है उन्हें छायावाद का प्रवर्तक माना है इला चंद्र जोशी। बाकी अन्य
विद्वानों ने भी क्या माना है, जयशंकर प्रसाद को ही छायावाद का प्रवर्तक माना है। अब बात करते हैं माखनलाल चतुर्वेदी की, जिसे प्रभाकर माचवे ने जो है माखनलाल चतुर्वेदी को छायावाद का प्रवर्तक माना है। इसे हम याद करेंगे कि प्रभा 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 में ही हम क्या खाते हैं, माखन खाते हैं। तो ये हो गए हमारे छायावाद के प्रवर्तक, किसने जो है किसे स्वीकार किया है। ठीक है जी। चलिए अब हम जान लेते हैं छायावाद की विशेषताएं। तो छायावाद की विशेषताएं, सबसे पहले आती है स्वातंत्र्य चेतना। ठीक है जी। छायावादी काव्य की जो केंद्रीय चेतना थी वो थी स्वतंत्रता की चाह। ठीक है, ये स्वतंत्रता रूढ़ियों से, धर्म से और समाज से है। नेक्स्ट है हमारे पास व्यक्तिकता। छायावादी काव्य समाज में व्यक्ति के स्वतंत्र अस्तित्व की क्या करता है, कल्पना करता है। तो व्यक्तिकता, व्यक्ति का अर्थ होता है निजता। ठीक है, तो इसमें क्या थे, जो हमारे छायावादी कवि थे वो अपनी जो निजी अनुभूति थी, यानी कि जो भी वो महसूस करते थे, जैसे अपने दुख हो गए, सुख, प्रेम, करुणा, घृणा इत्यादि, जो भी वो महसूस करते थे वो खुलकर क्या करते थे, अपने शब्दों में बयां कर देते थे। ठीक है, मतलब वो सहजता के साथ क्या है, अपनी अनुभूतियों को प्रस्तुत करते थे। जैसे कि हमारी महादेवी वर्मा, वो लिखती है कि मैं नीर भरी दुख की बदली। ठीक है, कह रहे हैं वो कि भाई मैं तो नीर भरी दुख की बदली हूँ। वहीं हमारे निराला जी, वो कहते हैं दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। ठीक है जी, जो भी वो महसूस करते थे वो क्या करते थे, वो खुलकर जो है लिखते थे। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास रहस्यवादी चेतना। ये भी छायावाद की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। तो छायावादी काव्य में क्या है, रहस्यवादी चेतना भी के दर्शन भी हमें मिलते हैं। रहस्यवाद से हम जानेंगे कि जैसे जो हमारे, वैसे तो पूरे छायावाद में रहस्यवाद था, परंतु पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा रहस्यवाद किस में मिलता है, तो महादेवी वर्मा जो है हमारी, उनमें सबसे ज्यादा रहस्यवाद देखने को मिलता है छायावादी कवियों में। ठीक है जी। चलिए वेदना की विवृति। छायावादी कविता वेदना से भरी है, पर यह जो वेदना है वो पीड़ा नहीं देती बल्कि काम्य और सुंदर है। ठीक है, जैसे महादेवी वर्मा लिखती है, मिलन का नाम मत लो, मैं विरह में चिर हूं। ठीक है जी। अब बात करते हैं प्रेमानुभूति और सौंदर्य चेतना की। प्रेमानुभूति और सौंदर्य चेतना, तो जो प्रेम और सौंदर्य के कवि माने जाते हैं वो हमारे जयशंकर प्रसाद को ही माना जाता है। क्या, प्रेम और सौंदर्य के कवि। ठीक है जी। तो छायावादी प्रेम की अनुभूति की दिशा मानव, प्रकृति और ईश्वर तक व्याप्त है, और ये जो प्रेम है वो अशरीरी है, योगवादी नहीं। ठीक है जी। सौंदर्य चेतना की बात करें तो छायावादी कवियों की जो सौंदर्य चेतना थी वो उदार, उदात और विशाल थी। उसमें क्या है, मानव, प्रकृति और भाव के गहरे लोक समाहित है। तो देखो ये भी क्या है, एक हमारे सुमित्रानंदन पंत जी की ही पंक्ति है कि सुंदर है विहाग, सुमन सुंदर, मानव तुम सबसे सुंदर। तो ये क्या करते थे, जैसे प्रकृति हो गई, मानव हो गए, हाँ अपने भाव हो गए, ईश्वर हो गए, इनसे क्या करते थे, प्रेम करते थे और इनके सौंदर्य का इन्होंने चित्रण किया है। ठीक है जी। चलिए नारी के आदर्श रूप का चित्रण, अगर हम बात करें जैसे हमारे नाथपंथी, वो क्या मानते थे, वो कहते थे कि साधना और योग में बाध्य है कौन, हमारी नारी। और वहीं पर रीतिकाल में भी क्या है, नारी को भोगवादी वस्तु के दिखाया गया है। परंतु जो हमारा छायावाद है इसमें नारी का आदर्श रूप का चित्रण किया गया है। यहाँ पर नारी को जननी, माँ, सखी और सहचरी कहकर संबोधित किया है। ठीक है जी। अब बात करते हैं प्रकृति चित्रण की। जो हमारे पास आता है प्रकृति चित्रण, तो छायावादी काव्य में प्रकृति का स्थान अन्यतम है। छायावादी काव्य प्रकृति के अभाव में प्राणहीन हो जाता है। प्रकृति का आलंबन, उद्दीपन, मानवीकरण, दूती, रहस्यवाद रूप में विषय चित्रण हुआ है। देखिए जैसे कि हमारे पास जो ये छायावादी कवि थे उनमें सबसे पहले आते हैं हमारे जो प्रकृति के सुकुमार कवि, यानी कि सुमित्रानंदन पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। ठीक है जी। उन्होंने प्रकृति का बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन किया है। जैसे कि वो लिखते हैं, छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दो लोचन। ठीक है, वहीं पर जो हमारी महादेवी वर्मा जी, वो तो प्रकृति को माँ के रूप में दिखती थी।
ठीक है जी। महादेवी वर्मा ने क्या किया है, प्रकृति का जो चित्रण किया है वो माँ के रूप में किया है। वो लिखती हैं, महादेवी वर्मा जी लिखती है, दुलरा देना बहला देना, तेरा शिशु जग है उदास। ठीक है जी। तो वो प्रकृति मतलब माँ के रूप में वो कह रही है प्रकृति को कि दुलरा दो बहला दो, तुम्हारे जो बच्चे हैं वो क्या है, उदास हैं। ठीक है जी। चलिए आगे आते हैं हम राष्ट्रीय स्वर। तो जो हमारे छायावाद का जो समय है वो 1900, जो हमारा जो प्रकृति का समय छायावाद का जो समय है वो 1918 से 1936 के बीच है ना। तो उस जैसे हमारा असहयोग आंदोलन हो गया है ना, तो आंदोलन चले हुए थे, तो यहाँ पर हमारे छायावादी कवियों में भी जो राष्ट्रीय स्वर है वो होना स्वाभाविक ही है। तो छायावादी कवियों को राष्ट्र और संस्कृति की जो व्यापक एवं गौरवमयी धरोहर से प्यार था। ठीक है जी। तो इस काव्य में क्या है, उन्होंने जागृति, जागरण, जागो आदि शब्दों का क्या किया है, निरंतर प्रयोग किया है। तो वहीं हमारे जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है ना, वो लिखते हैं कि जागो फिर एक बार, क्या लिखते हैं वो, जागो फिर एक बार शेरों की मांद में आया है आज स्यार। तो इस तरीके से क्या करते थे, वो अपनी पंक्तियां लिखते थे। चलिए काव्य रूप, छायावाद में जो काव्य रूप था जैसे कि गीत हो गए, प्रगीत, लंबी कविता और महाकाव्य आदि, यहाँ पर क्या था, काव्य रूप था। चलिए भाषा और शिल्प की बात अगर हम करें तो छायावादी कवियों ने संस्कृत गर्भित एवं अलंकारनिष्ठ भाषा का प्रयोग किया है। कहीं कहीं छंदों के परंपरागत ढांचे को तोड़ा तथा कहीं कहीं मुक्त छंदों में भी रचना की है। मुक्त छंदों की अगर हम बात करें तो हिंदी में मुक्त छंदों के प्रवर्तक ही माने जाते हैं निराला को। ठीक है जी। निराला को क्या माना जाता है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को हिंदी में मुक्त छंदों का प्रवर्तक माना जाता है। ठीक है जी। चलिए आगे बात करते हैं हम छायावाद की कवि चतुष्टय। तो छायावाद की कवि चतुष्टय में कौन कौन आते हैं, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये 4 कवि हमारे जयशंकर प्रसाद जी, सुमित्रा नंदन पंत जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी और महादेवी वर्मा जी। तो ये हमारे छायावाद की कवि चतुष्टय में आते हैं। परंतु हमसे अगर हम पूछा जाएगा कि ये तो कवि चतुष्टय हो गए, वहीं पर अगर पूछा जाएगा कि छायावाद की वृहत्रयी और लघुत्रयी, उसमें कौन कौन आते हैं, तो हम अगर बात करें वृहत्रयी की, ठीक है जी, वृहत्रयी, तो छायावाद की वृहत्रयी में आते हैं जयशंकर प्रसाद जी, सुमित्रानंदन पंत जी और निराला जी। ये हमारे छायावाद की वृहत्रयी में आते हैं। वहीं अगर हमसे पूछा जाएगा कि छायावाद की लघुत्रयी में कौन कौन से कवि आते हैं, तो एक हमारे महादेवी वर्मा हो गई, दूसरे हमारे राम कुमार वर्मा जी और तीसरे हैं भगवती चरण वर्मा जी। तो ये आते हैं हमारे लघुत्रयी में। कौन कौन आते हैं, राम कुमार वर्मा जी, राम कुमार वर्मा और भगवती चरण वर्मा और है हमारी महादेवी वर्मा। तो ये 3 आते हैं हमारे किस में, लघुत्रयी में, और ऊपर के जो ये 3 है हमारे प्रसाद जी, पंत जी और निराला जी, वो आते हैं हमारी वृहत्रयी में। ठीक है जी। चलिए इसी के साथ हम जानते हैं कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश, छायावाद का ब्रह्मा कौन है, छायावाद का विष्णु कौन है और छायावाद का महेश कौन है। तो चलिए जानते हैं हम छायावाद के जो विष्णु के रूप में हमारे पास विख्यात है वो है हमारे कौन, जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी को क्या माना जाता है, छायावाद का ब्रह्मा माना जाता है। ठीक है जी, छायावाद का ब्रह्मा, छायावाद का ब्रह्मा किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है जयशंकर प्रसाद को। और छायावाद का विष्णु, ठीक है जी, छायावाद का विष्णु कहते हैं हम सुमित्रानंदन पंत जी को। वहीं छायावाद का जो महेश अगर हम कहेंगे तो वो आते हैं हमारे कौन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ठीक है जी। इनके दर्शन, इनके दर्शन देखो, जयशंकर प्रसाद किस दर्शन से संबंधित है, हमारे शैव दर्शन से संबंधित है, जिसे हम आनंदवाद भी कहते हैं। ठीक है जी। तो जयशंकर प्रसाद शैव दर्शन से संबंधित हैं। वहीं सुमित्रानंदन पंत जी अरविंद दर्शन से संबंधित है और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी अद्वैत वेदांत दर्शन से संबंधित हैं। महादेवी वर्मा बौद्ध दर्शन और दुखवाद से संबंधित है। ठीक है जी। चलिए
अब हम नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चंस कर लेते हैं थोड़े से जो हमने आज पढ़ा। जैसे कि रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का प्रवर्तक किसे माना है? तो रामचंद्र शुक्ल ने मुकुटधर पांडे को छायावाद का प्रवर्तक स्वीकार किया है। छायावाद की प्रथम कविता कौन सी है? तो छायावाद की जो प्रथम कविता है वो है कुर्री के प्रति। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हिंदी में गीति काव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो हिंदी में गीति काव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? वो हमारे लोचन प्रसाद पांडे ने किया। ठीक है जी। चलिए, नंद दुलारे बाजपेयी जी ने छायावाद का प्रवर्तक किसे माना है? तो हमने कैसे याद किया था? नंद से याद किया था। तो नंद ने माना है नंद को, यानी कि सुमित्रा नंदन पंत जी को नंद दुलारे बाजपेयी ने छायावाद का प्रवर्तक स्वीकार किया है। और सुमित्रा नंदन पंत जी किस दर्शन से संबंधित है? तो वो है हमारे अरविंद दर्शन से संबंधित। तो बस आज के लिए इतना ही। और आज हमने छायावाद की समय सीमा, छायावाद शब्द का प्रयोग और छायावाद की विशेषताएं और छायावाद की कवि चतुष्टय के बारे में जाना। ठीक है जी। चलिए, धन्यवाद।